हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन के। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक क्रेडिट्स के प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट के बारे में। समझेंगे किस तरीके से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है जब आपके इनपुट जो है वो ब्लॉक्स होते हैं, जब आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। समझेंगे जीएसटी पोर्टल पर किस तरीके से आपको अपने ब्लॉक इनपुट टैक्स क्रेडिट को शो करना होता है। सारी निटिग्रिटीज को समझेंगे ब्लॉक क्रेडिट्स की। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। इस सेशन स्टार्ट करने से पहले 80% व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को सब्सक्राइब नहीं किया। इसी तरीके की जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस, एमसीए, आरओसी की अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट होता क्या है, मैं सिंपली आपको एक बार समझा देता हूं। जीएसटी के अंदर सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट की बात की गई थी कि जो भी चीज आप परचेज करेंगे, चाहे वो इनपुट गुड्स हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे इनपुट सर्विस हो, उसका आपको इनपुट दे दिया जाएगा। लेकिन इसके बीच में जो एक ऑब्स्टैकल आता है, एक छोटा सा ऑब्स्टैकल डाला गया जो कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है, जिसको प्यार से बोला जाता है ब्लॉक क्रेडिट्स। तो अगर आप ऐसी गुड्स एंड सर्विस को परचेज करते हैं या अवेल करते हैं जो कि सेक्शन 17(5) में ब्लॉक है, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसको जीएसटी पोर्टल पे आपको कुछ अलग तरीके से दिखाना होता है। उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं और उसको आपको या तो एज एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा या फिर कैपिटलाइज करना पड़ता है अपनी कैपिटल असेट्स के अंदर। तो वही ट्रीटमेंट हम समझने वाले हैं। ब्लॉक जो आईटीसी होता है उसका ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करेंगे अपनी बुक्स के अंदर, कैसे फिर आप उसको जीएसटी पोर्टल पे शो करेंगे सो दैट फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए और कोई नोटिस का सामना ना करना पड़े ब्लॉक आईटीसी की वजह से। ब्लॉक आईटीसी आप समझ गए, वो आईटीसी जिसका क्रेडिट, जिसका इनपुट आप क्लेम नहीं कर पाते हैं। नाउ सबसे पहले हम एक सिचुएशन समझते हैं कि व्हेन आईटीसी इज अवेलेबल। तो नॉर्मली जो है आईटीसी अवेलेबल होता है जब आप सेक्शन 17(5) में कवर नहीं होते हो, सेक्शन 16, 17 और जो रूल्स की कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई कर देते हो, तो आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। यहां पर हमने एग्जांपल लिया है, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी जो है उसको बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, मतलब बनाया है। आप प्लांट एंड मशीनरी जो है खरीद भी सकते हो और सेल्फ, एक होता है ना सेल्फ, जो आप खुद बनाते हो असेट्स। तो आपने एक प्लांट एंड मशीनरी बनाई, उसमें आपने कुछ कंपोनेंट यूज किए जो कि आपने सेम स्टेट से मंगाए थे, तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लग के आया। कुछ कंपोनेंट आपने जो मंगाए थे वो दूसरे स्टेट से मंगाए थे, तो आपका वहां पे आईजीएसटी का इनपुट लग करके आ गया। तो 50,000 की जो है आपको उसकी कॉस्ट पड़ गई, प्लस 1500 का सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पड़ गया और 2000 का आपका आईजीएसटी पड़ गया। सो टोटल 55,000 आपको जो है उसकी कॉस्ट पड़ गई है। 50,000 हमारी प्लांट एंड मशीनरी की है। बाकी जो ये वाला पोर्शन होता है इसको बोला जाता है आईटीसी। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने आईटीसी यहां पर क्या किया है, आपने आईटीसी अवेल कर लिया है, आपने आईटीसी अपनी बुक्स के अंदर बुक कर लिया है अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को। ये तो बात हुई नॉर्मल सिचुएशन, आम जिंदगी। अब चलते हैं खास जिंदगी पे, जो आज का हमारा टॉपिक है। व्हेन आईटीसी आर ब्लॉक्ड, जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो वैसे मैंने बहुत सारे इसके अंदर केस कवर होते हैं, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। 7 से 8 घंटे की एक पूरी वीडियो है मेरी आईटीसी के से रिलेटेड। और वो भी यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपको पूरा आईटीसी का कंसेप्ट समझना है डिटेल में, तो आप वो वाली जो वीडियो है डिटेल उसको चेक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने पास। उसी का एक छोटा सा कंसेप्ट होता है सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट, उसको समझने वाले हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो होता है वो सेक्शन 17(5) के अंदर, अगर आपको लैंड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी उसमें गुड्स और सर्विस आपने यूज की है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए यही एग्जांपल लेके चलते हैं। वैसे लैंड एंड बिल्डिंग 55,000 की बनती नहीं है, बट फिर भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के चलते हैं। 50,000 की आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है और 5,000 इसमें मैंने ऐड किया हुआ, ये जीएसटी वाला पैसा था। जीएसटी का पैसा मैंने यहां पर ऐड कर दिया लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट में। सर ये क्या कर रहे हो, क्या यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल या बुक नहीं करोगे? नहीं, सेक्शन 17(5) हमको मना कर देता है कि यहां पर आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हो, ब्लॉक कर दिया जाएगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आप उसकी कॉस्ट में ऐड कर दोगे? यस, हम जो है कॉस्ट में ऐड कर देंगे, क्योंकि जीएसटी के अंदर आपने उसका इनपुट क्लेम नहीं किया है, इसीलिए ये 5,000 जो है वो असेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। बोलिए यस और नो? यस सर, बिल्कुल परफेक्ट। और बैंक से आप पेमेंट कर देंगे 55,000 की। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपने कोई, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हमने यहां पर कंस्ट्रक्ट की और जो भी आपने गुड्स ली, सर्विस ली, उसका इनपुट आप नहीं ले पा रहे हो, तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, वो जीएसटी आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। लेकिन यहां पे देखो, जो प्लांट एंड मशीनरी था जहां पे हमने इनपुट अवेल किया था, ये हमारी कॉस्ट नहीं होती, इसको बोला जाता है असेट। ये हमारी असेट है प्लांट एंड मशीनरी, और ये प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी असेट है।
ये तो हमारी असेट साइड में बुक हो जाएगी, ठीक है, ये फिक्स असेट हो जाती है। और ये क्या होती है, ये जो आपकी करंट असेट्स बनती है जाकर के, जो आपका जीएसटी बनता है, जीएसटी में से ये एडजस्ट हो जाती है। सेट ऑफ करते हो ना आप, जो आउटपुट जीएसटी होता है उसमें से इनपुट जीएसटी, तो उसमें से ये एडजस्ट हो जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन यहां पे समझो, जब आपकी आईटीसी ब्लॉक्ड है तब आपने अपनी जो कॉस्ट ऑफ असेट है उसके अंदर ही जीएसटी को भी इंक्लूड कर लिया। 50,000 की आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट, 5,000 उसके ऊपर जीएसटी लगा था, आपने पूरी की पूरी कॉस्ट जो बुक करी दैट इज 55,000। क्वेश्चन आता है क्या सर ये सही ट्रीटमेंट है या नहीं है? सो इनकम टैक्स एक्ट भी आपको अलाउ कर देता है, अगर जीएसटी का इनपुट आपने जीएसटी में क्लेम नहीं किया है तो आप कॉस्ट ऑफ असेट के अंदर जो असेट की कॉस्ट है उसमें जीएसटी को इंक्लूड कर सकते हो। बोलिए यस और नो? यस, परफेक्ट। नोट्स पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जीएसटी ऑफ 5,000 रुपीज इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब अगर कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अगर 55,000 की है तो जब मैं उस रिस्पेक्टिव ईयर का डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, आंसर दीजिएगा, जब मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा तो 50 के ऊपर करूंगा या 55,000 के ऊपर करूंगा? आप डेप्रिसिएशन इस असेट के ऊपर 55,000 के अकॉर्डिंग करेंगे। इनकम टैक्स भी उसको अलाउ कर देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10% आप इसका डेप्रिसिएशन बुक कर सकते हैं। टैक्स पेयर कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 55,000 के ऊपर 10% का रेट से आप जो है डेप्रिसिएशन पूरी अमाउंट के ऊपर बुक कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट रहता है। ये तो पॉइंट हुआ जब आपकी वो कैपिटल असेट्स आपने कोई बाई किए तो आपने उसको असेट की कॉस्ट के अंदर बुक कर दिया और उसके बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया। दूसरा एक एग्जांपल और आपको देना चाहूंगा, क्योंकि यहां ये तो हमने कैपिटल असेट के रिस्पेक्ट में बात करी, ये तो हमारी कैपिटल असेट के रिस्पेक्ट में बात हो गई। हो सकता है जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं, फूड एंड बेवरेज। फूड एंड बेवरेज पे आपने कोई खर्चा किया, बिजनेस के लिए रिफ्रेशमेंट, आपने गाला डे होता है हर ऑफिस में, तो आपने रिफ्रेशमेंट मंगाई है, फूड एंड बेवरेज पे जो है खर्चा किया है, वो खर्चा तो बिजनेस के लिए हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो जीएसटी का इनपुट होता है वो आपको नहीं दिया जाता, ठीक है, वो भी ब्लॉक क्रेडिट्स के अंदर आता है, सेक्शन 17(5) के अंदर आता है। अब ध्यान से देखिएगा, एंट्री उसकी मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। फूड एंड बीवरेज जो है, मान लीजिए आपने 25,000 का फूड एंड बीवरेज मंगाया यहां पर, जिसके ऊपर जीएसटी जो था वो कितना था, 5,000 रुपये का जीएसटी था, 5,000 रुपये का जीएसटी था, और टू बैंक से आपने पेमेंट कर दिया 25,000 का। लेकिन अब आंसर दीजिएगा, क्या इस 5,000 को मैं एज अ इनपुट बुक कर दूं? तो आंसर इज नो, क्योंकि मैं इनपुट तो क्लेम ही नहीं कर सकता ना, सेक्शन 17(5) ने इसको ब्लॉक कर दिया, तो ये एंट्री मेरी गलत हो जाएगी अगर मैं यहां पे इसका भी इनपुट क्लेम कर लेता हूं। तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट ये होगा, आप इस 5,000 को यहां से रिमूव कीजिए, इस 5,000 को यहां से रिमूव कीजिए और 25,000 में प्लस कर दीजिए 30,000 की पेमेंट होगी ना, एक सेकेंड रुको, टोटल जो पेमेंट होगी वो कितने की होगी, 30,000 का फूड एंड बीवरेज आ गया और 30,000 की आपने बैंक से पेमेंट कर दी। यहाँ पे 25,000 तो फूड एंड बीवरेज की कॉस्ट है, प्लस 5,000 आपने जीएसटी ऐड कर दिया और पूरा का पूरा 30,000 पीएनएल में डेबिट कर दिया। ये मैं आपको एक्सपेंस का एग्जांपल दिया यहाँ पर, जबकि कोई एक्सपेंस आपका हुआ है, उस सिचुएशन में आप कैसे अकाउंटिंग एंट्री मारेंगे? तो आपका फूड एंड बीवरेज आपके पीएनएल में जाएगा, लेकिन वो 25,000 का नहीं जाएगा, वो जाएगा पूरा का पूरा कितने का, 30,000 का, यानी जो जीएसटी की। अब यहां पर देखो एक चीज हो रही है क्या, कि जो जीएसटी का कंपोनेंट है वो भी आपके पीएनएल में जाकर के डेबिट हो रहा है। आपने जनरली सुना होगा कि जो जीएसटी होता है वो ना ही तो आपके पीएनएल के डेबिट में आता है, ना ही वो आपका इनकम है, ना ही वो एक्सपेंस है। जीएसटी में मेरी अगर आपने पहली क्लास देखी होगी इंट्रोडक्शन टू जीएसटी वाली, वहां मैंने इस चीज को बहुत डीपली समझाया है कि जीएसटी आपकी ना ही तो इनकम होती है, जो आप सेल्स के ऊपर कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी इनकम नहीं है, जो परचेज के ऊपर पे कर रहे हो वो खर्चा नहीं होता। लेकिन सर आपने उसका उल्टा कर दिया यहां पर, तो वहां पर एक छोटी सी कंडीशन लगा दी थी मैंने। एक कंडीशन ये होती है कि इनकम एंड एक्सपेंस में तब तक नहीं आएगा, कब तक, जब तक उसका इनपुट ब्लॉक ना हो रखा हो। तो ये खर्चा आपका तब तक नहीं माना जाएगा जब तक इनपुट ब्लॉक नहीं है। अगर इनपुट ब्लॉक हो रखा है तो फिर आपकी वो क्या बन जाएगी, फिर तो वो आपका खर्चा बन जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको एज अ असेट बुक नहीं कर पाओगे, फिर आपको उसको एज अ एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। 25,000 का फूड एंड बेवरेज का एक्सपेंस, 5,000 का जीएसटी को एज अ एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इनपुट ब्लॉक हो चुका है। यह होता है करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ब्लॉक इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। एक्सपेंस के केस में इस तरीके से दिखाओगे आप, और अगर कोई कैपिटल असेट्स है तो उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड करना है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। ये तो पार्ट हुआ अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट, आपको इस तरीके से करना है, चाहे आप अकाउंटिंग बिजी के अंदर करते हो, टैली के अंदर करते हो, जोहो बुक्स के ऊपर करते हो, XYZ किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे आप काम करें,
अकाउंटिंग एंट्रीज आपको इस तरीके से ही डालनी होती हैं जब ब्लॉक क्रेडिट की बात हम करते हैं। परफेक्ट, ये तो बात हुई बुक्स की। अब चलते हैं जीएसटी पोर्टल पर और समझते हैं किस तरीके से इन बिल्स को आप जीएसटी पोर्टल पे किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जीएसटी पे पोर्टल के ऊपर जीएसटीआर 3B में इसको शो करना होता है, शो नहीं करते हैं और वो गलत चीज़ है। आपको अपनी सारी रिपोर्टिंग करनी चाहिए जीएसटी पोर्टल के ऊपर भी। चलिए जीएसटीआर 3B पे चलते हैं और समझाता हूं किस तरीके से ब्लॉक इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपको रिपोर्ट करना होता है अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर। सो गाइज, आ चुके हैं हम जीएसटी पोर्टल पे। आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर एंड रिटर्न डैशबोर्ड पे आप जून मंथ का मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको 3B के अंदर इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। जीएसटीआर 3B के अंदर आप जाएंगे एंड यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। सो एक बार नेक्स्ट कर देते हैं। परफेक्ट, टेबल नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। आप अपने एलिजिबल आईटीसी को देखो, वैसे टेबल 4 का नाम क्या है ध्यान से पढ़ो, एलिजिबल आईटीसी, बट जो इनएलिजिबल आईटीसी भी होता है वो भी आपको टेबल नंबर 4 के अंदर ही शो करना होता है। बिल्कुल टेबल 4 के अंदर ही वो जाता है। अब यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, इसके अंदर जाते हैं। पहले एक छोटे से पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर ना एक छोटा सा इशू आता है। देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए मैंने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कोई कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली थी मैंने, या फिर कोई और सर्विस ली है मैंने, गुड्स लिया है, मटेरियल लिया है जिस पे जीएसटी लग के आया है। तो जो मेरा सप्लायर है उसको ये नहीं पता कि मेरे लिए वो इनपुट ब्लॉक है या मैं उसको अवेल कर सकता हूं, तो वो तो अपनी GSTR1 नॉर्मली फाइल करेगा। मैं उसको अपना जीएसटी का बिल दे दूंगा और वो अपने जीएसटी के अंदर मेरा जीएसटी नंबर डाल के अपनी R1 में और नॉर्मली अपनी GSTR1 फाइल कर देगा। बोलिए यस और नो? बिल्कुल यस। अब वो अपनी GSTR1 जब फाइल करेगा तो वो मेरे 2B में आ जाएगा इनपुट। यस, 2B के अंदर मेरे इनपुट आ जाएगा। 2B से इनपुट यहां पर ऑटोमेटिकली मेरी GSTR 3B के अंदर आ जाएगा। ऑल अदर आईटीसी के अंदर वो फिगर्स आ जाएंगी। बोलिए यस और नो? यस। अब सर और हमने तो 2B से क्लेम किया है, अब आपने सुना होगा 2B जो होता है वो आपका एलिजिबल आईटीसी होता है। आंसर इज नो। ठीक है, वो इनएलिजिबल आईटीसी भी हो सकता है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपके 2B में इनवॉइसेस आ रहे हैं कहीं उसमें कोई ऐसा इनवॉइस तो नहीं है जो कि ब्लॉक क्रेडिट के अंदर कवर होता है, सेक्शन 17(5) के अंदर कवर होता है। अगर ऐसा कोई इनवॉइस है तो उसकी छटनी कर लेनी है, उसको हटा लेना है, एक्सक्लूड कर दो उसको वहां से। या फिर दूसरा ऑप्शन सुनो कि ऑल अदर आईटीसी में तो पूरी अमाउंट आ जाएगी, पूरी अमाउंट आ जाएगी। अच्छा एक चीज और बता देता हूं प्रैक्टिकली, आप ऑल अदर आईटीसी, ये जो पॉइंट नंबर 5 है ऑल अदर आईटीसी, यहां पर हमको डालना होता है कितना इनपुट आप क्लेम करना चाहते हो, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। यहां पर फिगर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं 2B से। अगर आप यहां पर फिगर कम करोगे ना, पॉइंट को नोट करो, अगर फिगर्स को यहां पे कम करोगे तो आपकी कोई भी एरर नहीं आती है, आपको ये जो कॉलम टेबल है ये रेड नहीं होती है। लेकिन अगर 1 रुपया भी बढ़ा दोगे ना इनपुट को तो आपकी ये जो कॉलम है ये रेड हो जाती है। तो मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया कि आप क्या करो, या तो उसकी छटनी कर लो, मतलब ऐसे इनवॉइसेस अपने 2B में से एक्सक्लूड कर दो, जो बैलेंस बचेगा वो कमी बचेगा। जब कोई चीज हटा रहे हो तो बैलेंस कमी तो बचेगा आपका, तो वो कम बैलेंस है तो यहां पर डाल दो। एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आप ये कर सकते हो कि ऑल अदर आईटीसी को मत छेड़ो, एज इट इज रहने दो। जितने आपके इनवॉइसेस हैं सेक्शन 17(5) वाले जो कि ब्लॉक क्रेडिट है उसका आप रिवर्सल कर दो, उसका आप रिवर्सल कर दो। सेम मंथ इनपुट लिया, सेम मंथ उसको रिवर्स कर दिया, कोई इंटरेस्ट की बात भी नहीं आएगी। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि सर आप अवेल करवा रहे हो और फिर रिवर्स करवा रहे हो, इंटरेस्ट लग सकता है, लेकिन सेम मंथ आपके यहां पर आओ ऑल अदर आईटीसी में आया, उसी मंथ आपने उसको रिवर्सल में डाल दिया तो कोई इंटरेस्ट की बात भी नहीं आएगी। तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ऑल अदर आईटीसी को मत छेड़ो, सारा अमाउंट रहने दो। जितने बिल्स आपके लैंड एंड बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में हैं, जितने बिल्स परचेज के बिल आपके फूड एंड बेवरेज के हैं, उसको आप आईटीसी रिवर्स में अदर्स के अंदर यहां पर पुट कर दो और आपका जो नेट आईटीसी आएगा वो आएगा ऑल अदर आईटीसी माइनस आईटीसी जो आपने रिवर्स किया, बैलेंस आप करेक्टली आईटीसी क्लेम कर लोगे। ठीक है, ये तो हो गया एक स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में 2 ऑप्शन होते हैं, दोनों ऑप्शंस मैंने आपको समझा दिए बिल्कुल क्लियरली जिस तरीके से आपको काम करना है। नाउ स्टेप नंबर 2 आपका क्या होता है, इनएलिजिबल आईटीसी। मैंने आपको क्या बताया था कि टेबल नंबर 4 की आप हेडिंग अगर पढ़ोगे तो लगेगा कि भाई टेबल 4 में खाली एलिजिबल आईटीसी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेबल 4 के अंदर एलिजिबल आईटीसी भी जाता है और इनएलिजिबल आईटीसी भी जाता है। एलिजिबल आईटीसी तो हमने डाल दिया, नेट आईटीसी अवेलेबल, ये आपका एलिजिबल आईटीसी हो गया। उसके बाद में
इन एलिजिबल आईटीसी एज पर सेक्शन नंबर 17(5) क्लियरली लिखा हुआ है 99% लोग उस इनवॉइस को यहां से तो माइनस कर देते हैं, ऊपर से माइनस कर देते हैं, नो डाउट, अग्रीड विद दैट, लेकिन यहां पर शो नहीं करते हैं इन एलिजिबल आईटीसी में, जो कि गलत ट्रीटमेंट माना जाता है। आपको अपना इन एलिजिबल आईटीसी यहां पर भी शो करना चाहिए। सर वो माइनस नहीं हो जाएगा दोबारा? नहीं, आंसर माइनस नहीं होगा। जो आपकी टेबल 4 की फिगर्स आती हैं वो ये आती है, सी से आती है, जो सी नंबर है ना, नेट आईटीसी अवेलेबल, वहां से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डिफाइन किया जाता है। ये तो खाली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको देना होता है इन एलिजिबल आईटीसी सेक्शन नंबर 17(5). तो जो अमाउंट है ऊपर वो आपको यहां भी मेंशन करनी चाहिए इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, और सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहां पर कंफर्म करना चाहिए। चलिए, पूरा ब्लॉक आईटीसी का कंसेप्ट जीएसटी पोर्टल टेबल 4 में कैसे डालना होता है मैंने आपको समझा दिया। एक बहुत जल्दी रिकैप दे देता हूं। 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप जो 5th नंबर का पॉइंट है ऑल अदर आईटीसी, उसमें से ही माइनस कर दीजिए। फिगर कम भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया रूल 36(4) का। दूसरा ऑप्शन स्टेप 1 के अंदर ये आता है कि आप ऑल अदर आईटीसी को मत छेड़ो, यहां पे तो पूरा करेक्ट अमाउंट रहने दो, जो इनवॉइस की अमाउंट है वो रहने दो, नीचे आप माइनस कर दो आईटीसी, रिवर्स में अदर्स में जाकर के माइनस कर दो। क्योंकि आपने सेम मंथ में अवेल किया और सेम मंथ में ही रिवर्स कर दिया, तो इंटरेस्ट का कोई पॉइंट भी वहां पर नहीं बनेगा और कोई आपने वायलेशन भी नहीं किया किसी प्रोविजन का। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आप अवेल कर सकते हो। दूसरा स्टेप आपका आता है कि जो इनएलिजिबल आईटीसी है सेक्शन 17(5) का, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में हो, चाहे आपका मोटर व्हीकल के रिस्पेक्ट में हो, चाहे आपका फूड एंड बेवरेज के रिस्पेक्ट में हो, उसको आपको इन एलिजिबल आईटीसी के अंदर भी शो करना है कितना आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और कितना सेस इन एलिजिबल आईटीसी के अंदर आया था। वो फिगर्स डालने के बाद आपको यहां पर कंफर्म करना होता है। तो इस तरीके से टेबल नंबर 4 के अंदर आपको जो है करेक्ट अमाउंट डालनी होती है ब्लॉक क्रेडिट्स की। आशा करता हूं गाइस आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस किया ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक क्रेडिट कौन कौन से होते हैं, अगर आपको डिटेल में सीखना है, ऊपर आई बटन वाली वीडियोस एक बार मेरी चेक कर लेना, जहां पे मैंने पूरा आईटीसी 7 घंटे की जो वीडियो है वो उसमें डिस्कस किया हुआ है। आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्रेडिट्स जो हैं वो ब्लॉक क्रेडिट्स में कवर होते हैं, और उसका ट्रीटमेंट प्रैक्टिकल कैसे होता है वो मैंने आज के सेशन में आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूं गाइस आपको पूरा प्रोसेस और प्रैक्टिकल वर्किंग समझ में आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, और चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस की अपडेट्स के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।